Infection control. This is a very big subject. आईसीयू को लेके लोगों के मन में इतना डर क्यों है? It depends कि किस कंडीशन में वो पेशेंट जो है वो आईसीयू में जा रहा है. Whether the patient is going post-op and it plays a major role in the treatment of patient. जैसे कि आप केयर बता रहे हैं आईसीयू में हो जाती है, क्यों ऐसी केयर रूम में नहीं हो सकती? एक बिल्डिंग बनाने से और एक अच्छा रूम बनाने से आईसीयू नहीं बनता. आईसीयू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. अभी ये जो वेंटिलेटर वर्ड है ना, ये बहुत ही स्कैरी वर्ड रहता है सारे फैमिलीज के लिए. वेंटिलेटर इज जस्ट अ सपोर्टिंग डिवाइस फॉर योर लंग्स. हमें उसको बाहर से एक वेंटिलेटर सपोर्ट देनी पड़ती है. तो डॉक्टर ऋषभ हमें ये बताइए कि कौन से कारणों की वजह से अक्सर पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट किया जाना पड़ता है. There are other conditions also. We'll get to know that which antibiotic is resistant and which antibiotic is sensitive. Your treating doctor plays a major role. Hourly urine output कितना है, उसका RBS कितना जा रहा है, patient का temperature कितना है. This is the basic requirement for the babies. तो ऐसी कौन सी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट या मशीनरी आईसीयू में अवेलेबल रहती है और जिससे पेशेंट की रिकवरी या ट्रीटमेंट आउटकम्स बेटर होते हैं? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टॉक एट ईएमसी क्रेडल. मैं हूं समीक्षा, डायरेक्टर ईएमसी क्रेडल, और आज मेरे साथ मौजूद है अ वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर ऋषभ अरोड़ा, हु इज द डायरेक्टर ऑफ ईएमसी हॉस्पिटल्स. डॉक्टर ऋषभ, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. Thank you, ma'am. डॉक्टर ऋषभ, आज हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, विच इज़ द फियर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड स्पेशली द फियर ऑफ आईसीयूज़. हम सब जानते हैं कि जब भी किसी भी लोगों के घर में कोई भी अपना लव्ड वन एक आईसीयू में एडमिट होता है तो बहुत डर रहता है लोगों के मनों में. और जनरली भी हॉस्पिटल्स को लेके एक बहुत ही नेगेटिव सी इमोशन है सबके मन में, और लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हॉस्पिटल जाके अगर कोई हॉस्पिटल गया है तो सब कुछ ख़राब ही हो रहा है या थिंग्स आर गोइंग डाउन हिल. तो आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई टुडे थ्रू दिस पॉडकास्ट ऑल ऑफ दीज कंसर्न्स, ताकि हॉस्पिटल्स को लेके लोग एक पॉजिटिव फीलिंग अपने मन में ला सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिगिन विद, कैन यू टेल मी कि आईसीयू को लेके लोगों के मन में इतना डर क्यों है? So it's a very relevant and a good question you have asked. So ICU stands for Intensive Care Unit. So इसके नेम में ही इतना डर है. इट्स इंटेंसिव केयर यूनिट. सो जो पेशेंट और उसके अटेंडेंट के मन में डर होता है वो एक रेलिवेंट डर है और होना भी चाहिए. सो अगर किसी का पेशेंट आईसीयू में जा रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज़ सिक. बट इट डिपेंड्स कि किस कंडीशन में वो पेशेंट जो है वो आईसीयू में जा रहा है. वेदर द पेशेंट इज़ गोइंग पोस्ट ऑप और द पेशेंट इज़ सिक और इज़ इन सेप्सिस कंडीशन एंड गोइंग टू द आईसीयू. अभी लोग लैब कोली के लिए जाते हैं, विच इज़ अ रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, एंड पेशेंट का जो स्टे रहता है आईसीयू में वो 3 से 4 घंटे रहता है, एंड वी स्टेबलाइज द वाइटल्स एंड शिफ्ट द पेशेंट टू रूम. सो पेशेंट इज स्टिल गोइंग इन आईसीयू एंड द सेम day or within hours the patient is getting shifted to room. So it depends which condition a patient is going in ICU. तो ICU में चले जाना मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट अब बाहर नहीं आएगा. इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट. लाइक देयर आर सम वाइटल्स टू बी मोनिटर्ड, जो कि रेगुलर मोनिटरिंग चाहिए. और जो ICU है वहाँ पे 24/7 जो स्टाफ है, ट्रेन स्टाफ है, medical officers हैं, even the consultants are there. So there's a complete supervision of the patient 24/7. And there are many things we need to monitor, like the urine output we need to monitor, the RBS charts we have to make. क्या patient का RBS कितना रह रहा है, how the patient is responding to drugs, and how the patient is fighting against the infection. Right. So ICU से डरना एक normal nature है एक ह्यूमन का. सो आईसीयू से डरे नहीं. दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट. कौन सी, जैसे आपने बताया कि आईसीयू में पेशेंट जा रहे हैं तो डरने का विषय तो डेफिनेटली है. तो एक और बात बताइए कि जैसे कि आप केयर बता रहे हैं आईसीयू में हो जाती है, क्यों ऐसी केयर रूम में नहीं हो सकती? एंड सेकेंडली, कौन से ऐसे कारणों से अगर पेशेंट आईसीयू में जाए तो ज़्यादा डरने वाली बात है?
सी वी कैन प्लेस अ मोनीटर, अ 5 पैरा मोनीटर, जिसमें हम उसका SpO2, हम उसका हार्ट रेट, हम उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका SpO2 वी आर मेजरिंग। दिस इज़ ऑल अ कॉमन मैन कैन ऑल्सो नो कि एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या होता है, SpO2 कितना होना चाहिए। बट देर आर अदर कंडीशंस ऑल्सो कि उसका आवरली यूरिन आउटपुट कितना है, उसका RBS कितना जा रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, उसका ABG विच इज़ आर्टीरियल ब्लड गैसेज, ABG की रिपोर्ट्स क्या है, पेशेंट हाउ द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट अ डिजीज़, that needs to be monitored, and that's for what ICUs are meant for. तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि कौन से कारणों की वजह से अक्सर पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट किया जाना पड़ता है? सी बहुत सी डिजीज़ हैं, बट द मोस्ट कॉमन डिजीज़ वी सी आर CKD पेशेंट्स विच इज़ अ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ऐसे पेशेंट्स क्या होता है कि दे लैंड इनटू एनकेफेलोपैथीज बिकॉज यूरिया लेवल, अमोनिया लेवल्स, और in a septic condition also a patient can go into encephalopathy. That means ये levels rise होने से वो जो blood brain barrier है वो दिमाग में चले जाते हैं patient के, and the patient is not into his conscious state, which is you can say a madhoshi. A patient is in madhoshi state. So these are the conditions a patient goes into ICU. A trauma patient goes into ICU because जिसको multiple fractures हैं, जिसको कोई सर्जरी में जाना है, that patients need to go to ICU. A neurology patient just who's again in a madhoshi state needs to go in a ICU. So there are multiple things. A urology thing, when we go to urology में a stone pain is there and a patient is having infection. So due to infection उस patient का blood pressure कम है, like a stone in a ureter can increase in the rise in TLC, which is इन्फेक्शन, WBC जिसको हम बोलते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो स्टेट होता है माइंड का, दैट इज़ नॉट गुड, इवन द वाइटल्स आर नॉट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, उसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट चाहिए। दीज आर द कंडीशंस, फ्यू कंडीशंस अ पेशेंट कैन लैंड इनटू ICU। तो डॉक्टर ऋषभ आप हमें बता रहे थे कि कैसे आईसीयू में जो केयर होती है पेशेंट्स की, इट्स मच सुपीरियर देन रूम में जो केयर मिलती है पेशेंट को। तो ऐसी कौन सी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट या मशीनरी आईसीयू में अवेलेबल रहती है जिससे पेशेंट की रिकवरी या ट्रीटमेंट आउटकम्स बेटर होते हैं? सी एक बिल्डिंग बनाने से और एक अच्छा रूम बनाने से ICU नहीं बनता। ICU इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स विच इज़ अ गुड हार्डवेयर एंड गुड फैसिलिटी। सो लेट्स फर्स्ट कम टू द गुड हार्डवेयर थिंग कि हार्डवेयर में क्या क्या आता है। हार्डवेयर में सबसे पहले आएगा एक गुड बेड। जो उसका बेड है दैट शुड बी मोटराइज्ड बिकॉज मैनुअल बेड्स गिव अ जर्की मूवमेंट टू द पेशेंट विच इज़ रियली बैड फॉर देम। सेकेंड्स कम्स द वेंटिलेटर फैसिलिटी, that ICU is having a ventilator facility or not, because जो बंदा ICU में जा रहा है that can land into ventilator in serious conditions. So the third things comes in-house ABG, जो arterial blood gases हैं, पेशेंट की ABG बहुत ज़रूरी है जिससे हमें उसका सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड PCO2, PO2 ये लेवल सारे पता लगते हैं। उसके बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट करके पेशेंट का जल्दी बेटर कर सकते हैं। Then comes the in-house dialysis facility. Many hospitals must be having dialysis in-house, but वो dialysis facility अगर ICU के अंदर है that is very good for the patient because हमें patient को shift करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरेज। पेशेंट बेड पर ही है ICU में और उसका पोर्टेबल एक्सरे इन ICU ही हो रहा है। देन कम्स द अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड है, जैसे एक आपके पास पेशेंट परफोरेशन का आ गया, आपने उसी टाइम उसका अल्ट्रासाउंड कर लिया एंड वी गेट टू नो दैट दिस पेशेंट is landing into SAIO or is having a perforation. We can intervene very fast. So this way we can perform better, the doctors can perform better, and even the cure is very fast. And now comes the faculty part, because ये सब तो we can buy monetary, but हम doctors को we cannot buy because it's a very big task to be a doctor and a very long journey to be a doctor. So a very good critical care expert, because आजकल सुपर स्पेशलिटी का ज़माना आ गया है एंड हमारा जो EMC हॉस्पिटल्स हैं एंड इवन द EMC क्रेडल, वी आर हैविंग DM critical cares here,
विच गिव्स अ वेरी गुड क्रिटिकल केयर फैसिलिटी। उसके साथ ही साथ आपका जो नर्सिंग है दैट शुड बी वेरी ट्रेंड। नर्सिंग का ट्रेंड होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आईसीयू में हमें आवरली पेशेंट का जो पोजीशन है वो चेंज चाहिए सो दैट ही डज़ नॉट डेवलप बेड सोर्स। माउथ ओरल हाइजीन कैसा है, प्रॉपर गार्गल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो दीज आर द थिंग्स टू बी मोनिटर्ड। उसके साथ ही साथ अ गुड पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्पर्स, these all contribute to a perfect ICU facility which EMC hospitals is having. डॉक्टर शिव, हम ये भी देखते हैं कि रूम्स में तो अक्सर बहुत सारे अटेंडेंट्स पेशेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन आईसीयू में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, तो शायद वो भी इन्फेक्शन प्रिवेंट करके एक पेशेंट की रिकवरी बेटर होती है। See, infection control, this is a very big subject and it plays a major role in the treatment of patient. So if we go to patients infection control, उसके लिए हमारे पास QCs हैं, quality checks हैं, we have people and all our hospitals of EMC hospitals are NABH approved, for which we have certain guidelines. If we are doing mopping, we have solutions for them. हमें उनकी जो cleaning है उसी से करनी पड़ती है, and for that we do proper cultures in our ICUs and even in our OTs also, operation theaters. And if some culture comes positive, we do fogging and we clean the ICU, we make it bacteria free, infection free, so that our patient can improve very fast. थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मुझे भी पता लग रही है। बट आप जब आईसीयू के बारे इक्विपमेंट के बारे में बता रहे थे डॉक्टर साहब, तो आपने वेंटिलेटर्स को मेंशन किया। अभी ये जो वेंटिलेटर वर्ड है ना, ये बहुत ही स्कैरी वर्ड रहता है सारे फैमिलीज़ के लिए। जब भी उनको ये बताया जाता है कि उनके पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो ये पेशेंट हाथ से गया। तो क्या ये सही धारणा है? See, ventilators are a thing to be feared of, बट ये डिपेंड फिर करता है कि वो किस सिचुएशन में लग रहा है। सो वेंटिलेटर के बहुत सारे मोड्स होते हैं। वन इज़ इन्वेजिव एंड द अदर वन इज़ नॉन इन्वेजिव। Invasive means we are putting something into your trachea, which is going into your lungs, which is ventilating your lungs. And the other one is non-invasive, for which we have a mode CPAP और BiPAP. आपने अक्सर ही सुना होगा patient is into BiPAP, आपका मरीज BiPAP पे चला गया है. So in a condition like cardiac failure or a pneumonia, when there's a fluid in your chest, we need a BiPAP facility जो उसको pressure दे so that we make a good tidal volume, और यूरिन के थ्रू हाँ और डायूरेटिक्स देने के बाद हम वो जो फ्लूइड है जिसके कारण पेशेंट इज इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वी थ्रो अवे द फ्लूइड आउट ऑफ द यूरिन एंड आवर पेशेंट इम्प्रूव्स। और दूसरा आ गया वेंटिलेटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो वो बाहर नहीं आएगा। आई हैव सीन मल्टीपल केसेस जो वेंटिलेटर पे जाते हैं एंड इन अ डे और टू they come out. Ventilator is just a supporting device for your lungs, because जब body को लगता है कि उसके lungs के muscles fatigue हो गए हैं और there is an infection in the lung, हमें उसको बाहर से एक वेंटिलेटर सपोर्ट देनी पड़ती है। वेंटिलेटर का मतलब ही उसके नाम से है वेंटिलेशन। सो वी आर जस्ट वेंटिलेटिंग द लंग्स। सो इट इज़ नॉट टू बी फेयर्ड ऑफ। पेशेंट्स मोस्टली पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर से बाहर आते हैं और ठीक होकर अपने घर जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषभ फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। अब बिकॉज ईएमसी क्रेडल की बात हो रही है, तो आई कैन नॉट हेल्प बट आस्क यू ऑल्सो अबाउट अ NICU और अ नियोनेटल ICU। ईएमसी क्रेडल में हमारे पास ICU, जनरल ICU तो है ही, बट वी ऑल्सो हैव अ पीडियाट्रिक ICU और पिक्को एंड अ नियोनेटल ICU और NICU। प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दीज टू यूनिट्स एज वेल। एक अमृतसर जो सिटी है यहाँ पे पहले भी निकू और पिकू चल रहे हैं, बट व्हाट वी EMC हॉस्पिटल्स ऑब्जर्व्ड वाज कि रात के टाइम जब एक बेबी किसी का बीमार होता था तो रात को एक सीरियस बेबी को लेने वाली फैसिलिटी कोई नहीं थी। सो आई थिंक बाय द गॉड्स ग्रेस EMC इज़ डूइंग, क्रेडल इज़ डूइंग रियली वेल। उसके लिए हमारे पास निकू है विच इज़ न्योनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड वी हैव अ पिकू विच इज़ पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये दोनों के डॉक्टर्स अलग हैं। सो निकू इज़ लुक्ड बाय अ न्योनेटोलॉजिस्ट एंड पिकू इज़ लुक्ड बाय अ पेडियाट्रिशियन। सो निकू के लिए हमारे यहाँ पे इंक्यूबेटर्स हैं
जो कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक टेम्परेचर बेबी को प्रोवाइड करते हैं, एंड इवन HF and NCs are there, which is high flow nasal cannulas. This is the basic requirement for the babies, for the neonates. So these sort of facilities, high-end facilities, we are providing here at EMC Cradle. डॉक्टर ऋषभ, हम सब जानते हैं कि जब पेशेंट आईसीयू में रहते हैं या सिक कंडीशन में होते हैं, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दी जानी पड़ती है। तो ये जो मेडिकेशन की डोसेज है या क्या एंटीबायोटिक्स देने हैं, ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा? It's a very nice question again. So there are three types of infections, whether it is bacterial, whether it is viral, or whether it is fungal. So let's come to your question, which was antibacterials. So antibacterials में EMC hospitals में क्या follow किया जाता है? We don't blindly put on the antibiotics on a patient, and उसके लिए क्या होता है, एक तो financial burden भी होता है patient के attendants पे, और we don't know कि हमें किस चीज़ को टारगेट करना है। उसके लिए वी गो फॉर ब्लड कल्चर्स। सिंपली ब्लड कल्चर्स में वील गेट टू नो that which antibiotic is resistant and which antibiotic is sensitive. The sensitive antibiotics are being targeted to cure the infection. So उसमें भी 3 तरह के antibiotics आएंगे कि हम किस तरह की infection को cover करना चाहते हैं, whether it is gram positive, gram negative, or it is a broad spectrum antibiotic. So this is how we treat a patient, we hit the disease and we save the patient. डॉक्टर साहब, जब भी किसी भी फैमिली का कोई पेशेंट आईसीयू में रहता है, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है उस फैमिली के लिए। एंड ऑफन टाइम्स हम ये देखते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं लगता कि कैसे डील किया जाए इस सिचुएशन से। लेकिन यहीं पे रोल आता है एक अच्छे डॉक्टर का या एक अच्छे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट का। तो क्या जो पेशेंट्स हैं या जो उनकी फैमिलीज़ हैं, वो क्या ऐसे स्टेप्स लें या क्या अपने डॉक्टर से इंफॉर्मेशन मांगें जिससे उन्हें थोड़ा सा बेटर फील हो या वो कोप कर पाए सिचुएशन से इन अ बेटर वे? व्हाट डू यू हैव टू से? See, in a ICU, there are regular meeting hours. There are shifts made to prevent the infection, as I told earlier. राइट। उसमें क्या है, जो एक तो रेगुलर जो टाइम है, उस टाइम पे आप अपने पेशेंट को ज़रूर मिलने आइए, बिकॉज समटाइम्स एवरीवन इज़ बिजी इन और हर लाइफ। तो उसमें क्या है, पीपल कम इन ऑड आवर्स विच लीड्स टू मोर ऑफ अ इन्फेक्शन, बिकॉज बैरियर क्रॉस होता है आईसीयू का। तो जैसे आप में डॉक्टर को मिलते हैं, योर डॉक्टर, योर ट्रीटिंग डॉक्टर प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज हेयर द काउंसलिंग प्लेज अ मेजर रोल इन दिस। अगर उस डॉक्टर की काउंसलिंग अच्छी है तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है अटेंडेंट का, एंड इवन आपका पेशेंट डॉक्टर रिलेशन कैसा है, पेशेंट डॉक्टर का इंटरेक्शन कैसा है, बिकॉज अगर हम पेशेंट के सोने नहीं रहे तो he will feel neglected and he will land into ICU psychosis, which I don't want my patient especially, to go in. So I make a good relation with the patient, not that good so that I don't treat him, I'm not able to treat him, but that good so that I can listen to him, because there's no one to listen to him in the ICU, and I can explain about the disease well to his or her attendants. So this is how I do, and most of the good doctors practice do. डॉक्टर ऋषभ, किसी भी पेशेंट की एक हॉस्पिटल जर्नी का पूरा एक साइकिल प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कीजिए, सो दैट इट मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन अ हॉस्पिटल। See, firstly, the patient always lands into an emergency. So emergency plays a vital role. A vital role is like, जैसे ही patient आया, उसकी pre-investigations हम करवाएंगे. We'll take the history, because history will be the best thing to take out the disease and diagnose about the disease, so that we can make a good DD, which is a differential diagnosis. So हम उसका initial investigation भेजेंगे कि उसका सेप्सिस में है पेशेंट, उसको क्या डिजीज़ है। उसके बाद we'll stabilize the patient, we'll note down all the parameters like blood pressure, SpO2, everything, SpO2, tachycardia, everything we'll note down. And after that, we'll decide whether to send the patient to the ICU or to the room, and under which consultant to put the patient.
if there's a cardiology patient, we'll put that patient under the cardiology. Nephrology patient, which is a kidney with a kidney problem, will send that patient under the nephrology department. So this is how emergency works. So now from the emergency, patient will go into ICU. ICU में उसका आगे further investigations होगा. Treatment will start, whether and treatment will also start in emergency also. But the after treatment, which ICU can only do, we do there. And then after few days, when we know कि the patient is improving, we'll taper down the drugs, because एक patient है वो घर पे injectables नहीं लगा सकता. So we'll taper down the patient from injectables to the tablet, and we'll shift the patient to the room. We'll stabilize the patient, and that is the time when the patient is with the attendants, he improves more better and more fast, because he shares his problems and he's surrounded by his own people. So this is the time when the patient improves the best. And we discharge the patient happily. We provide them with the good diet chart for their health and even the mental health. ऑल राइट डॉक्टर ऋषभ, आईसीयू के बारे में हमने काफ़ी बातें आपसे जानी, और ये भी पता लगा कि आईसीयू में जाना कहीं ना कहीं तो चिंता का विषय डेफिनेटली है. बट क्या आपने ऐसे केसेस भी देखे हैं जब पेशेंट्स आईसीयू से रिकवर होके निकले हैं और बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ निकले हैं? कोई ऐसा एक एग्जांपल हमें बताइए. ऐसे रोज़ मैं केसेस देखता हूँ जो पेशेंट आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर में जाते हैं और बाहर आते हैं. So it's very heart touching example. I still remember there was a young guy, 32 years old, with two sons. He had severe chest infection. Bilateral pneumonia was there, and the parents were hand to mouth, and they lost all the hopes that our son will be saved or not. But क्या हुआ कि with the good doctor's care and with the God's grace and with the efforts of the family, that patient stayed on the ventilator for a 30 days period, and after that he was satisfactorily discharged, and after 10 days he came back with the box of sweets and he distributed it all over the hospital. So that was a moment when I realized that doctors are next to God. राइट, बिल्कुल आपने सही बताया डॉक्टर ऋषभ कि कैसे जैसे इन पेशेंट के बारे आपने बताया कि राइट आईसीयू केयर अगर मिलती है क्रिटिकल पेशेंट्स को, तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स होते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि 1 महीने तक भी अगर आईसीयू में रहे पेशेंट तो बाद में वो ठीक हुए, डिस्चार्ज हुए और अपने घर को वापस गए. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषभ for this very insightful conversations about ICUs and how people should not fear hospitals. Instead, they should place their trust in the right hospital, in the right doctor, so that their patients can recover better and recover faster. So in the end, I would like to say the ICUs are not meant to be feared of. ICUs are a step-up room, you can say, where they can be cured better and in a good way and speedy recovery. So thank you.